हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था। तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दो सेट्स दिए हैं ए और बी, और हमें बताना है कि ए इक्वल्स टू बी होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ए इक्वल्स टू बी, इक्वल सेट के लिए हमने कंडीशन बताई थी, जितने एलिमेंट जो सारे एलिमेंट्स ए में हैं वो वही सारे एलिमेंट्स बी में अगर जो हैं, ठीक है, सेम एलिमेंट्स हैं तो इक्वल सेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखिए ऑर्डर चेंज हो सकता है, ये हमने बताया था। तो ए बी सी डी इसमें है, इसमें भी ए बी सी डी है, बस ऑर्डर ही चेंज है। ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएगा। और इस सेट की बात करते हैं, इसमें है 4 8 12 16, इसमें भी 4 8 16 18, इसमें 12 नहीं है। ठीक है, तो एक भी एलिमेंट अगर जो डिफर कर रहा है तो वो इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं 2 4 6 8 10। ओके, देखिए ये आपका रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है और ये एलिमेंट्स टाइप से ऐसे अलग अलग करके दिखे। देखो ये डेफिनेशन फॉर्म में है, तो इसको ब्रेक करके अगर हम देखें तो इस सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे। x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन x इज लेस देन 10। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर्स कौन से होंगे, 2 4 6 8 10, लेस और इक्वल है तो 10 को भी हम कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो 2 4 6 8 10 इसमें भी होगा और 2 4 6 8 10 ये भी है, तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें ए बी के इक्वल होगा। और ये देखें x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। ओके, और यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे आएंगे ऐसे नंबर्स आएंगे 10 20 30, ये सारे 10 के मल्टीपल्स होंगे। बट जो बी सेट है उसमें क्या है, 10 है 15 है 20 है 25 है, तो 15 और 25 इस टाइप के जो एलिमेंट्स आएंगे ये सारे 10 के मल्टीपल नहीं होंगे। तो ये जो सेट है, ये सेट ए सेट इस तरह से होगा और बी सेट इस तरह से है, जिसमें 15 25 है और ए में 15 25 नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये इक्वल नहीं होगा ए और बी। ओके, नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, दो सेट ए और बी गिवन है। ठीक है, अब इसमें बताना है कि ये आर दे इक्वल और नॉट, और अगर जो इक्वल नहीं है तो रीजन क्या है। ठीक है, तो अब ए जो सेट है हमारा, वो तो हमारा रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है या टेबुलर फॉर्म में, बट बी किस फॉर्म में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो बी को भी हम इसी फॉर्म में चेंज कर लें तो हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि वो ए के इक्वल है या नहीं है। तो बी सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे, बी में वो एक्स होंगे, एक्स इज सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स 0। तो इसका सोल्यूशन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। x कॉमन लेंगे, x प्लस 3 प्लस 2 x प्लस 3। सो x प्लस 3 x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। x हमारा क्या आएगा, -3 एंड x इक्वल्स टू -2। तो यहां से जो सेट बना बी सेट, वो हमारा क्या होगा, -2 एंड -3। ओके, और क्लियरली हम देख रहे हैं ए में कौन से एलिमेंट है, 2 और 3, और बी में है -2 -3, तो ये इक्वल नहीं है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं सेकेंड पार्ट है, x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। ओके, एंड बी सेट है y इज अ लेटर इन द वर्ड वुल्फ। ओके, तो अब फिर से अगेन ये जो है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको नोटेशन को चेंज कर लेते हैं, इस तरह से लिख लेते हैं एलिमेंट्स टाइप में। ठीक है, या रोस्टर फॉर्म में। तो इसमें कौन कौन से एक एक लेटर लिखेंगे। ठीक है, एफ रिपीट नहीं करना है, एल एक बार हो जाएगा, ओ आ चुका है, डब्ल्यू। ओके, तो ये हमारा हो गया सेट ए। और सेट बी को लिखें अगर जो, तो वो इसके लेटर्स का कलेक्शन है, तो डब्ल्यू ओ एल एफ। ओके, सो देखिए यहाँ पे क्लियरली एफ ओ एल डब्ल्यू सेम एलिमेंट्स हैं, बस ऑर्डर चेंज है। तो ऑर्डर चेंज होने की वजह से हम ये नहीं कह सकते हैं कि इक्वल नहीं होगी। इक्वल होने के लिए सिर्फ ये है कि एलिमेंट्स सारे सेम होने चाहिए। ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएगा, ऑर्डर वेरी कर सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो, जो ये सारे सेट्स गिवन हैं, ठीक है, सेलेक्ट इक्वल सेट्स। अब इतने जितने भी सेट्स ये गिवन है, ए बी सी डी ई एफ जी एच तक गिवन है। ठीक है, अब इसमें बताना है हमें कौन कौन से सेट्स जो है इक्वल सेट्स हैं या नहीं है, कौन सा कॉम्बिनेशन इक्वल सेट्स का है। देखिए ए में 2 4 8 12,
2 4 8 12 किसी में है, 4 8 12 है बट 2 नहीं है, ठीक है। तो और किसी में 2 4 8 12 नहीं है, तो ए तो किसी के इक्वल नहीं है, ठीक है। ए जो है हमारा ये किसी के इक्वल नहीं है। बी में 1 2 3 4 है, बी में 1 2 3 4 किसी में है 1 2 3 4, तो बी किसके इक्वल है, सेट डी के, ओके। अब सी में किसके, और कोई बी के इक्वल तो नहीं है, नहीं है। सी में 4 8 12 14, अब 4 8 12 14 किसी में नहीं है, ठीक है। अब डी, बी और डी तो इक्वल हो गया। ई में -1 और 1 है, तो -1 और 1, देखिए ऑर्डर चेंज है यहाँ पे, ऑर्डर जैसे -1 लिखा है, -1, -1 तो 1, -1 लिखा है, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ई किसके इक्वल हो गया, जी के इक्वल हो गया, ठीक है। अब एफ 0a है 0 1 है, देखिए 0 तो कॉमन मिल रहा है बट सेकेंड एलिमेंट ए है, यहाँ पे 1 है, तो सेकेंड एलिमेंट कॉमन सेम नहीं है, तो ये इक्वल नहीं होंगे। बस यही दो सेट हमें मिल रहे हैं कलेक्ट कॉम्बिनेशन जो इक्वल होंगे, ओके। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.3 किन टॉपिक्स पे बेस्ड है उनको हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा सबसेट, ठीक है। अब एक्सरसाइज 1.3 में हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो सबसेट है, सेकेंड टॉपिक है पावर सेट, पावर सेट, और थर्ड टॉपिक है हमारा यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, ओके। तो इन तीन टॉपिक्स को हम एक्सरसाइज 1.3 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.3 में सबसे पहले हम बात करते हैं सबसेट की, ओके। तो देखते हैं सबसेट क्या होता है, ठीक है। अब सबसेट को समझने के लिए एक एग्जांपल समझिए आप, जैसे एक ए में कुछ एलिमेंट है, देखिए सबसेट से, देखिए वर्ड जो लिखा हुआ है सबसेट, इससे हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कुछ कोई एक होएगा जो सेट तो होगा ही होगा, ठीक है, सेट तो ही होगा, और सब का मतलब है उसका कोई पार्ट, पार्ट या उसका फ्रैक्शन, ठीक है। तो सेट का कोई एक फ्रैक्शन या कुछ हिस्सा हम ले लें और उससे एक सेट बनाएंगे, तो वो हमारा कहलाएगा सबसेट, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे एक सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। तो इस तरह से 7, ठीक है, इस तरह से हमने एलिमेंट्स ले लिए। तो एक सेट है हमारा जिसमें 1 से लेके 7 तक एलिमेंट्स हैं, ओके। अब हम एक सेट बी बनाते हैं 1 2 जिसमें है सी है 2 3, डी है 7 8, ई है 9 6, ओके। देखिए अब हम इसमें चेक करते हैं कि कौन सा हमारा ए का, इतने सारे बी सी डी और ई में से कौन कौन से ए के सबसेट होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे। तो देखिए वो सारे जो ए में कंटेन होंगे, सिर्फ जैसे ए से कुछ फ्रैक्शन ले हम और एक सेट बना दें, जैसे 1 2 है, इसके एलिमेंट लेके हमने फ्रैक्शन सेट बना दिया, तो ये सबसेट होगा ए का, ठीक है। ऐसे ही 2 3, क्या 2 3 ए के एलिमेंट्स को लेके हमने बनाया है, हाँ, तो 2 3 भी ए के एलिमेंट्स हैं, तो ये भी सबसेट होगा। बट 7 8 को देखिए, 7 तो है बट 8 नहीं है सेट ए में, तो ये 8 कहीं और से लिया गया होगा एलिमेंट, ए के थ्रू लेके तो हमने नहीं बनाया है, ठीक है। तो डी हमारा सबसेट ए का नहीं होगा, ठीक है, और ई भी सबसेट नहीं होगा। सबसेट को डिनोट करते हैं हम इस तरह से, और इसको रीड कैसे करते हैं, बी सबसेट ऑफ ए। अगर जो बी ए का सबसेट है तो इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये है, ये आपका सिंबल इस तरह से है, इस सिंबल को क्या समझते हैं, जैसे आपका ऐसे सिंबल होता था लेस और इक्वल वाला, ठीक है, या ग्रेटर और इक्वल वाला, तो ये कुछ इसी तरह है, ये इस तरह का सिंबल है, ठीक है। तो ये तो पहली बात, तो ये जो नीचे लाइन लिखी है ये इक्वलिटी को शो करती है, ठीक है। और ये जो है, ये सिंबल जो सी की तरह से बना हुआ है, इसका मतलब है बी इज कंटेन्ड इन ए, ओके, ये कंटेन्ड इन का सिंबल है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, ये सबसेट का सिंबल है वैसे तो, ठीक है, बी सबसेट ऑफ ए, बट कभी कभी ऐसे भी होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये भी आगे हम बताएंगे आपको कि कब ये सिंबल यूज करते हैं सबसेट के लिए और कब ये सिंबल यूज करते हैं। तो अभी सबसेट आपको समझ में आ गया, अब सबसेट की डिफिनीशन देख लेते हैं। तो सबसेट की डिफिनीशन क्या है, सबसेट की डिफिनीशन है अ सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ ए सेट बी, ए विल बी सबसेट ऑफ सेट
बी इफ every element of A, if every element of A, every element A belongs to A is also element of B, implies that A also belongs to B. मतलब वो सारे A जो A में बिलोंग कर रहे हैं वो A सारे A B में भी बिलोंग कर रहे हैं अगर जो, तो A हमारा B का सबसेट होगा, ठीक है. A is said to be subset of B for all A belongs to A, implies that, ये implies that का साइन है, implies that, ठीक है, implies that A belongs to B. ठीक. अब देखिए सबसेट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं उनको समझ लेते हैं. जैसे पहला पॉइंट आपका लिखा हुआ है इफ A कंटेन्ड इन B एंड B कंटेन्ड इन A, मीन्स एक ऐसा सेट जैसे A हमने ले लिया 1 2 3 और B भी ले लिया 1 2 3, तो इस केस में क्या हम कह सकते हैं कि A is contained in B because 1 2 3 is in A and 1 2 3 also in B, so A is contained in B and B also contained in A. तो इसका मतलब क्या है, दिस implies, ये है both implies, इसको कहते हैं एक साइड अगर जो ऐसे implies हम लगाते हैं तो हम बोलते हैं implied by, और both implies मतलब, या फिर हम इसको कहते हैं if I double F से लिखते हैं, या if and only if and only if, ओके, या इसको बोलते हैं both implies, ठीक है. तो A अगर जो B में कंटेन्ड है और B A में कंटेन्ड है, तो इससे हम क्या स्टेटमेंट दे सकते हैं कि ये तभी होगा जब A इक्वल्स टू B होगा, या A इक्वल्स टू B है तो इसके रिवर्सिबल भी A है, ठीक है. बोथ इंप्लॉइज का मतलब होता है अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो ये होगी, और ये कंडीशन है तो इसकी रिवर्स जो फॉलो हो रही थी ये भी होगी, ठीक है. अब एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ. अब कोई भी सेट है वो खुद में तो कंटेन होता ही है. जैसे अभी हमने इस तरह इक्वल सेट की बात की, तो जब दो इक्वल सेट हैं ए और बी, तो इन दोनों को, इसको भी हम ए लिख सकते हैं, अगर जो इसको बी ना लिखे तो ए लिखें, ठीक है. तो ये फिर क्या, ये कंडीशन हो जाएगी ए इज कंटेन्ड इन ए, मीन्स ऑल फॉर ऑल ए सेट, जो भी सेट, ये जितने भी सेट ए होंगे वो खुद में तो कंटेन होंगे ही होंगे, ठीक है. तो ये क्या है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है. एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट. तो एम्प्टी सेट जो होता है फाई, ठीक है, फाई जो होता है एम्प्टी सेट होता है, ठीक है. मतलब उसमें सेट में, जिसे हमने एम्प्टी सेट बताया था जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, तो फाई जो है वो ऑलवेज सबसेट होगा कोई भी सेट का, ठीक है. फाई इज सबसेट ऑफ एनी सेट, ठीक है. तो कोई भी सेट होगा उसका फाई तो सबसेट ऑलवेज होगा ही होगा, ठीक है. एटलीस्ट वन एलिमेंट, जैसे कोई भी सेट है अगर जो उसमें एक भी एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, कोई सिंगल एक भी एलिमेंट प्रेजेंट है, तो एक तो ये सबसेट बनाएगा, एक फाई होगा, और एक इस तरह से ये सबसेट हो जाएगा, ठीक है. इस तरह से दो सेट उसके होंगे, दो सबसेट पॉसिबल होंगे, ठीक है. एक फाई हो जाएगा और एक ये खुद, ठीक है. तो ये जब ये दो जो हैं, ये इनको हम बोलते हैं ट्रिवियल, ठीक है. ट्रिवियल्स जैसे, तो इनको, इन दोनों सेट्स को हम बोलते हैं ट्रिवियल सबसेट्स, ठीक है. जैसे ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं जब जीरो और कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है तो हम उसको बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन, वैसे ही ये ट्रिवियल सबसेट्स होते हैं. ये कोई टर्म नहीं है, ऐसे याद करने की जरूरत नहीं, बट आपको समझना है, ठीक है. एवरी सेट है सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये एवरी सेट इज ऑल सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एंड एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है. ये समझ लेते हैं. अब एक चीज, हमने कहीं पे सबसेट का नोटेशन इस तरह लिया है और कहीं पे हम सबसेट का नोटेशन इस तरह लेते हैं, इसकी क्या स्टोरी है देखिए. तो ऐसा है कि इफ ए नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, ए नॉट इक्वल टू बी एंड ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है. ए बी के इक्वल नहीं है और ए इज सबसेट ऑफ बी, तो हम सिंबल यूज करते हैं ए इज कंटेन्ड इन बी, ठीक है. तब हम ये जो नीचे इक्वल वाला सिंबल है ये यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है कि ए नॉट इक्वल टू बी है, ठीक है. और इस केस में ए इज सबसेट ऑफ बी, तो ए इज एक्चुअली सबसेट नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं ए इज प्रॉपर सबसेट, ठीक है, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है. तो ये क्या है, ये सिंबल है प्रॉपर सबसेट का, और ये सिंबल जब जनरली हम सबसेट्स के लिए यूज करते हैं, तो ये सिंबल जब यूज हो रहा होगा तो इसका मतलब क्या होगा
ये दोनों सेट ऑलरेडी हमें पता है कि ये इक्वल नहीं है, ठीक है। इस केस में इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी, ठीक है। तो ये तो हो गया ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, और बी को हम ए का सुपर सेट भी कहते हैं, ठीक है। जैसे ए इज सबसेट ऑफ बी, अगर जो हम ऐसे भी रीड करें, एंड बी इज सुपर सेट, ये है सुपर सेट का सिंबल। जब सी ऐसे बनाएंगे और सी को रिवर्स कर देंगे तो ये है सुपर सेट का सिंबल, ठीक है, सुपर सेट। इसको रीड कैसे करेंगे, बी इज सुपर सेट ऑफ ए, मीन्स अगर जो ए सबसेट है बी का, ठीक है, ए इज सबसेट ऑफ बी, तो हम ये भी कह सकते हैं बी जो है वो सुपर सेट है ए का, ओके। कुछ एक एग्जांपल अभी जो हमने सबसेट के बारे में पढ़ा है उसकी उस पर ही बेस्ड हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स क्या है कि कुछ सेट की गिवन है, फाई है, ए है और बी और सी से ऐसे सेट्स गिवन है। अब इसमें बताना है कि कौन सा सेट एक दूसरे का सबसेट है या नहीं है, ठीक है। ये सबसेट का साइन है और ये नॉट सबसेट, ठीक है। तो फाई सबसेट ऑफ बी, तो सबसेट की जब हमने डेफिनेशन बनाई तो उसमें जब इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे तो फाई हमने बताया था, फाई और वो खुद जो है वो ऑलवेज सबसेट होते हैं, तो ये तो सबसेट होगा ही होगा, ठीक है। फाई तो किसी का भी, ये चाहे बी हो चाहे सी हो, यहाँ कोई भी सेट होता, फाई इज ऑलवेज सबसेट ऑफ दैट सेट, ओके। एंड ए इज सबसेट ऑफ बी। अब इसको चेक करते हैं, ए में कौन से एलिमेंट है, ए में है 1 3, इसमें है 1 और 5 और 9, 3 नहीं है, ठीक है, तो ये सबसेट नहीं होगा। अगर जो हमें ये कंटेन हो रहे हैं, ये सारे एलिमेंट जो ए में हैं वो बी में मिल रहे हैं, तभी हमारा ए सबसेट होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, ए में है 1 3 और सी में 1 3 ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये सबसेट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 3 इससे हम इसका कुछ पार्ट लेके हम 1 3 एक सेट ऐसे बना सकते हैं, 1 3 एलिमेंट लेके, या फिर 1 और 3 जो एलिमेंट हैं ए में वो सी में भी प्रेजेंट है, ओके। और बी में देखते हैं 1 5 9 है, इसमें भी 1 5 9 प्रेजेंट है सी में, तो ये भी सबसेट हो जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल 10, ठीक है। तो एग्जांपल 9 आपको समझ में आ गया होगा। अब एग्जांपल 10 देखते हैं। एग्जांपल 10 में है एक सेट ए गिवन है ए ई आई ओ यू और एक बी गिवन है ए बी सी डी, ठीक है। अब बताना है इज दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, तो क्या ए है बी का सबसेट, और रीजन भी देना है। तो देखिए सबसेट की डेफिनेशन हमने बताई थी, अगर जो ए सबसेट ऑफ बी है, ए इज सबसेट ऑफ बी, देन ए बिलोंग्स टू ए, तो ये होगा इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, इफ ए बिलोंग्स टू ए implies that a belongs to b for all a belongs to a, ठीक है। जितने भी ए सेट ए में हैं उन सब के लिए वो जितने भी वो सारे बी में भी होने चाहिए। तो देखिए ए में क्या है, ए ई आई ओ यू है, देखिए यहाँ पे ए और क्या मिल रहा है, सिर्फ ए मिल रहा है कॉमन, और ई आई ओ यू बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं, ई देखिए ई बिलोंग्स टू ए बट ई डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी, ठीक है। ठीक है, ये बिलोंग्स टू का साइन है और ये हमारा साइन है सबसेट का, ठीक है। बिलोंग्स टू कब यूज करते हैं, बिलोंग्स टू यूज करते हैं जब हमें एलिमेंट्स को शो करना होता है कि पर्टिकुलर एलिमेंट उस सेट में बिलोंग कर रहा है या नहीं। और सबसेट क्या क्या है कि कंप्लीट सेट, यहाँ पे क्या होगा, एक कंप्लीट सेट होगा और ये उसका सब जो है जिसका सबसेट है ये, ठीक है, वो बड़े वाला सेट, बड़ा वाला सेट जो है ये इधर होगा इस साइड, और ये उसका जो कुछ पार्ट लेके जो सबसेट बनाया गया है वो इस साइड होगा। तब हम सबसेट का साइन जब यूज कर रहे हैं तो ये एक दोनों साइड हमारे सेट्स हैं, ओके। तो इसके लिए अब इसमें बहुत कंफ्यूजन होगी, अभी नेक्स्ट एग्जांपल जब हम करेंगे एग्जांपल 11 तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ई सेट ए में है बट ई डज नॉट बिलोंग्स टू बी, सो ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो ए जो है वो बी का सबसेट नहीं, और बी, क्या बी ए का सबसेट है, देखते हैं बी में क्या है एलिमेंट, बी सी डी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सारे एलिमेंट्स को चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर जो यहाँ पे जैसे एक एलिमेंट ई मिल गया था, आई भी नहीं मिल रहा है, ओ भी नहीं मिल रहा है, यू भी नहीं मिल रहा है, बट अगर जो कोई एक भी एलिमेंट्स मिल जाए जो उसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो सबसेट नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ पे बी है, सी है और डी है, जो बी में है बट ए में नहीं है, ठीक है, तो बी बिलोंग्स टू बी बट B does not belongs to A, so
बी इज ऑल्सो, बी भी सबसेट नहीं है, ठीक है, बी इज ऑल्सो नॉट सबसेट ऑफ ए, बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। ओके, चलिए एग्जाम्पल 11 देखते हैं। अब एग्जाम्पल 11 से आपको और क्लियर हो जाएगा कि सबसेट का कॉन्सेप्ट है क्या, और ये बिलोंग्स टू या सबसेट में जो कंफ्यूजन होती है वो भी नहीं होगी। देखिए, लेट ए बी एंड सी बी थ्री सेट्स, ठीक है, तो ए बी और सी वो तीन सेट्स हैं ये। इफ ए बिलोंग्स टू बी, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ए बिलोंग्स टू बी, यानी ये जो सेट ए है वो बी के लिए एज अ एलिमेंट वर्क कर रहा है। हमने बताया था कि जब बिलोंग्स टू का साइन लगा होता है तो बिलोंग्स टू का साइन किसके लिए लगाते हैं, यहाँ पे एलिमेंट्स के लिए। तो अगर जो हम ए को ऐसे ले लें, कोई भी जैसे आपकी बुक में जैसे लिया गया है वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं, तो ए एक सेट है, वो इस तरह से है कि उसमें एक सिंगल एलिमेंट है 1, ठीक है, ए में 1 है। और बी को हमें किस तरह से बनाना है कि उसमें बी में सेट ए बिलोंग, जो ए सेट है यानी वो जो है ए सेट वो बी में बिलोंग करे। तो अब हमें ऐसे नहीं बी बनाएंगे, ठीक है, कि 1,2 बना लें। अब हमें ए बिलोंग करना चाहिए, सेट ए बिलोंग करना चाहिए। एलिमेंट्स अगर जो होता, ठीक है, यहाँ पे ये नहीं लिखा होता और ये लिखा होता है ए बिलोंग्स टू बी, ठीक है, ए एज अ एलिमेंट वर्क कर रहा होता तो हम यहाँ पे ऐसे कर देते, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैपिटल ए जो सेट है डिफाइंड है ऑलरेडी, ए बी एंड सी थ्री सेट्स, ठीक है, तो जो ए हमारा है वो सेट ही तो है, ठीक है, तो ए इस तरह से कंप्लीट सेट इसमें बी में आ जाएगा, ठीक है, बिलोंग्स टू बी एंड बी इज कंटेन्ड इन सी, यानी बी इज सबसेट ऑफ सी। तो सी क्या होगा, सी में बी तो कंप्लीट होगा ही होगा, ठीक है, कुछ और एलिमेंट्स होंगे, तो सपोज दैट हम ऐसे कर लेते हैं 1 2, ये तो हमारा बी ही हो गया अभी, ठीक है, सी में कौन से एलिमेंट होंगे, और 3 ले लें एक, या 4, कितने भी ले लें अब, ठीक है, तो ये हमारा सी हो गया, ठीक है। अब हमें बताना है इज दैट ट्रू दैट ए कंटेन्ड इन सी, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल। तो ये हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं स्टार्टिंग से ही, ठीक है, तो स्टार्टिंग से ही हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो ये देखिए, तो ए हमारा क्या है, ए इज, देखिए ए बिलोंग्स टू बी है ना, तो ये जो बी सेट है हमने बताया इसके लिए एज ए एलिमेंट वर्क कर रहा है, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या है, ए कंटेन्ड इन सी के लिए होना क्या चाहिए, ठीक है, तो ए जो है जो सेट है A1 और वो C में कंटेन होना चाहिए, यानी यानी अगर जो C है A को, ठीक है, A को C का सबसेट होने के लिए किस तरह से होना चाहिए था, 1 2 3 4 इस तरह से होना चाहिए था। अगर जो C हमारा इस तरह से होता 1 2 3 4 तो हम ये कह देते A इज सबसेट ऑफ C। बट C में हम क्या देख रहे हैं, ये एलिमेंट 1 नहीं है, दिस इज सेट A, ओके। तो सेट ए तो बिलोंग कर रहा है सी में, बट क्या 1 बिलोंग कर रहा है सी में। देखिए सेट की डिफिनीशन हमने क्या पढ़ी थी, सबसेट की, अगर जो ए कोई एलिमेंट है वो सेट ए में बिलोंग कर रहा है, दिस इंप्लाइज ए ऑल्सो बिलोंग्स टू बी, ठीक है, तब हमारा होगा ए इज सबसेट ऑफ बी, ए क्या होगा, बी का सबसेट होगा। बट यहाँ पे क्या है, 1 एलिमेंट ए में तो है लेकिन सी में 1 एलिमेंट है नहीं, सी में 1, ये जो एलिमेंट ये एलिमेंट नहीं है 1, ये सेट ए है, और सेट और एलिमेंट दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, तो ये सेट ए है, ये एलिमेंट 1 जो 1 हमारा एलिमेंट है ये इसमें कहीं नहीं है, ठीक है, तो ये सिंस 1 बिलोंग्स टू ए बट 1 डज नॉट बिलोंग्स टू सी, सो ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी, ओके। चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हमारा है सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। जो सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है, ठीक है, उसके हमारे कितने सबसेट्स, कौन कौन से सबसेट्स होंगे उनको देखना है, ठीक है। तो रियल नंबर में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स रियल लाइन पे होते हैं वो सारे होते हैं। अब सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर समझने के लिए एक छोटा सा हम फ्लो चार्ट समझ लेते हैं, ठीक है, फ्लो चार्ट से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर जो फ्लो चार्ट ये 10th में भी हम बनवाते हैं, 9th में भी बनवाते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है, रियल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे हम, कैसे, 2 होंगे हमारा रेशनल और इरेशनल।
रेशनल एंड इरेशनल। ओके, अब रेशनल के दो पार्ट हैं, इंटीजर्स और फ्रैक्शन। ओके, इंटीजर्स और फ्रैक्शन। देखिए, अब इंटीजर्स के भी कुछ पार्ट हैं, इंटीजर्स के नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो। ओके, अब फ्रैक्शन के भी दो पार्ट हमने कर लिए। फ्रैक्शन में दो पार्ट होंगे, यहां पे कौन से होंगे, यहां पे भी डेसिमल वाले होंगे। फ्रैक्शन मींस p बाई क्यू के फॉर्म में हो, ठीक है, एंड q नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो p बाई क्यू के फॉर्म में q नॉट इक्वल टू जीरो। देखिए, रेशनल नंबर जितने भी होते हैं, रेशनल को भी सारे रेशनल p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, बट अगर जो p बाई क्यू के फॉर्म में q पर्टिकुलर केस में 1 हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए कि यहाँ पे 1 आ जाए डिनोमिनेटर में, तो वो सारे इंटीजर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में 1 नहीं आता है तो वो फ्रैक्शन में हमारे रहते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन के लिए यहाँ पे भी कंडीशन q नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है, रेशनल के लिए भी होनी चाहिए। और फ्रैक्शन में हमारे दो टाइप, देखिए यहाँ पे भी एक डेसिमल टाइप ऐसे होता है, 1.25 हुआ और ये इंड हो गया, ठीक है, तो ये क्या होगा, और एक ऐसे होता है 1.2525, ओके, 25, ओके, तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, एंड इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अच्छा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, और इरेशनल भी एक डेसिमल नंबर ही है। इरेशनल कौन से होते हैं, √2, √5, जितने भी जिनका स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर ना हो और उनको अंडर रूट में लिखते हैं, √6, √7, ठीक है। अब √4 नहीं होगा, √4 इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो √4 नहीं होगा। ये सारे क्या हैं, ये इरेशनल है। ये भी पॉइंट वाले हैं नंबर, ये भी पॉइंट वाले हैं, तो इनमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ये इनको इरेशनल नंबर भी बोलते हैं, इनको ऐसे भी बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग और ये रिपीटिंग डेसिमल है, ठीक है, और ये इंड भी नहीं होगा बट रिपीट होने लगेगा, 1.25 ऐसे 2525 आता है तो 1.25 लिख के ऐसे बार लगा देते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है ये 2525 रिपीट हो रहा है। या अगर जो ऐसे 1.2 और बार लगा है तो इसका मतलब 1.222 आता चला जाएगा, ठीक है। जैसे आपका 10/3 है, 10/3, तो इसमें क्या होता है 3.333 आता है, ठीक है, वैसे ही। ओके, तो ये हमारे हो जाते हैं इस टाइप वाले नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और इरेशनल में क्या है कि कोई फिक्स ऑर्डर नहीं मिलेगा, ठीक है, ठीक है, ये ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है, तो ये इरेशनल है। अब इस फ्लो चार्ट में अब इंटीजर्स की बात करें, इंटीजर्स में भी देखिए फ्रैक्शन के दो पार्ट समझ में आ गए। इंटीजर्स में आपको क्लियरली पता है पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर और जीरो, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर जो हम इन पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो को कंबाइन कर दें तो ये हमारे क्या बनाते हैं, होल नंबर, जिसको हम W से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हम सबसेट ऑफ रियल नंबर्स की बात करें तो सेट ऑफ रियल नंबर्स में हमने बताया -∞ से +∞ तक रियल लाइन पे जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे रियल नंबर के सेट में आएंगे। रियल नंबर के सेट को हम जो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है उसमें हम डिनोट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऐसा रीजन ये है कि रियल नंबर का सेट जो इसमें एलिमेंट्स हैं या जो भी नंबर्स हैं इसमें वो कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं, तो इसलिए हम इनको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। बाकी जो हमारे फ्रैक्शंस हैं, जैसे फ्रैक्शन है ये पर्टिकुलर एक पैटर्न फॉलो करेगा कि ये p/q के फॉर्म में होगा, और रेशनल जो भी हमारे इंटीजर्स होंगे वो भी हमारे एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करेंगे कि वो 1 2 3 टाइप के हों।
तो आप सबको पता है कि नेचुरल नंबर का सेट कौन सा होता है, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 स्टार्ट करके ये ऐसे जाएगा। होल नंबर का इसमें 0 और ऐड कर देंगे नेचुरल नंबर में, तो ये होल नंबर का सेट बन जाएगा हमारा। और ये हो गया निगेटिव इंटीजर्स का सेट z, या इसको i से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स का सेट -3 माइनस इन्फिनिटी से -3 -2 -1 0 1 2 3 ये ऐसे जाएगा इन्फिनिटी तक, ठीक है। और ये रेशनल नंबर का सेट, इसको हम q से डिनोट करते हैं। q रेशनल नंबर का सेट होगा p/q सच दैट, ठीक है, सच दैट q नॉट इक्वल्स टू 0। इस टाइप के नंबर्स होंगे, ठीक है, p/q के फॉर्म में। तो अब फ्लो चार्ट से हम समझते हैं। देखिए फ्लो चार्ट से हमें क्या मिल रहा है, ये यहाँ पे होल नंबर यहाँ मिल रहा है, और जो हमारा नेचुरल नंबर है उसमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और होल नंबर में क्या है, 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स दोनों हैं। तो नेचुरल नंबर छोटा है और वो होल नंबर में कंटेन्ड है, तो नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही होल नंबर जो है, होल नंबर हमारा इंटीजर्स में कंटेन है, जो ये होल नंबर है वो इंटीजर्स में कंटेन है। और होल नंबर देखिए, होल नंबर इंटीजर्स में तो कंटेन है, ये होल नंबर इन सारे इंटीजर्स में कंटेन है। तो होल नंबर जो इंटीजर्स में कंटेन है, तो होल नंबर इज सबसेट ऑफ z हो जाएगा, z या i, ठीक है। अब देखिए हम नीचे से ऊपर चल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमारा होल नंबर, यहाँ पे हमें नेचुरल नंबर मिला और इन दोनों को कंबाइन करके होल नंबर मिला, और सारे इंटीजर्स को कंबाइन कर लिया तो हमें एक इंटीजर्स का सेट z मिल गया, ठीक है। तो प्रोसेस वाइज नेचुरल नंबर देन होल नंबर, सब स्मॉलेस्ट स्मॉल देन उससे लार्ज फिर उससे लार्ज, और z जो इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर्स है वो किस में कंटेन होगा, रेशनल नंबर में। तो रेशनल नंबर का सेट q हो जाएगा, और रेशनल नंबर किस में कंटेन होगा, रियल नंबर में। देखिए फ्लो चार्ट से आपको समझ में आ रहा है कि हमें ऊपर जब हम बढ़ते जाएंगे तो हमें उससे बड़े बड़े सेट मिलते जाएंगे, और जो कि नीचे वाले सेट को कंटेन करेंगे, ठीक है। तो ये हम इजीली समझ सकते हैं, ये एक हमें पैटर्न मिल गया, ठीक है। ये पैटर्न आपको याद रखना है, ठीक है। आपको याद कुछ नहीं करना है, अगर जो आपको सेट कौन कौन से हैं पता है तो आपको ये इजीली याद रहेगा। और ये जो इर्रेशनल नंबर है, ये देखिए इर्रेशनल नंबर के नीचे कोई भी ब्रांचेस नहीं है, ठीक है, लेकिन ऊपर कौन सी ब्रांच है, इर्रेशनल नंबर के रियल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर को t से डिनोट करते हैं, और t इज कंटेन्ड इन r। तो इर्रेशनल नंबर के लिए सिर्फ हमें ये कंडीशन मिली और ये कंडीशन मिली। ये फ्लो चार्ट आपको बना लेना है, और ये चीजें, ठीक है, जो चीजें आपको नहीं लेने ये इसमें नोट कर लेनी है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरवल एज सबसेट ऑफ r। तो जो अभी हमने रियल लाइन पे, ठीक है, रियल नंबर के फ्लो चार्ट को पढ़ा था, ठीक है। तो उसमें रियल लाइन पे -∞ से +∞ तक सारे नंबर्स थे, ठीक है। तो अब जो रियल लाइन के सेट को तो हम नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, लेकिन उसके जो सबसेट्स होंगे उन सबसेट्स को किस तरह से हम डिनोट करेंगे, इंटरवल की तरह, ठीक है। तो वो जो इंटरवल होंगे वो हमारे सबसेट्स होंगे इसके रियल लाइन। ये रियल लाइन पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे ये इस लाइन पे होंगे। अब इसका कुछ फ्रैक्शन ले लें, कुछ पार्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई एक एलिमेंट a हो, कोई यहाँ पे b हो, ठीक है। तो अगर जो हमें सिर्फ इतना पोर्शन लेना है तो हम उसको किस तरह से कंसीडर कर सकते हैं, उसके 4 वेज हैं, ठीक है। एक तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, और एक ये है, ओके, एक है ये, और एक ये। चलिए ये 4 वेज से हम इनको इंटरवल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये a और b जो हमने ये लिए हैं, ऐसा नहीं है ये पॉजिटिव साइड ही होंगे, ये a और b आपके रियल लाइन पे a कहीं पे भी हो सकता है, a इधर हो सकता है, b यहाँ पे हो सकता है, या a b यहाँ पे हो सकते हैं, ये कहीं पे भी हो सकते हैं। तो पर्टिकुलर जैसे a b हम कर रहे हैं, अब अगर जो हम इसको एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाएं तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। जैसे 1 3 लेना है, अब इसको इस इंटरवल को कैसे हम डिनोट करेंगे नंबर लाइन पे, तो उसको हम ऐसे, ये -∞ ये +∞ है, ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह से नंबर्स हैं, और ये +∞ तक आगे ऐसे जाएंगे, ये 0, ओके। तो 1 3 ये क्लोज इंटरवल है। अब यहाँ पे बात आती है इंक्लूजन या एक्सक्लूजन की, ठीक है।
तो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का मतलब ये है जब हम ये यूज कर रहे हैं इस तरह का, ठीक है, कर्व शेप में जब ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, स्मॉल ब्रैकेट, ये हमारा एक्सक्लूजन को शो करता है। ठीक है, और ये जो हम ब्रैकेट यूज कर रहे हैं ये यूज किया जाता है इंक्लूजन के लिए। ठीक है, तो ये ब्रैकेट है इंक्लूजन के लिए और ये एक्सक्लूजन के लिए। अब यहाँ पे 1 और 3 लिखा है, यहाँ पे इस तरह का है, तो 1 और 3 लिखा है, तो 1,3 को एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, 1,3 के इक्वल जब भी हम कोई वैल्यू लेंगे इस इंटरवल का मतलब है हमें वो सारी वैल्यूज लेनी है जो 1 और 3 के बीच में लाई कर रही हैं, एक्सेप्ट 1 एंड 3, एक्सक्लूडिंग 1 एंड 3। तो इसको हम रियल लाइन पे कैसे डिनोट करेंगे, ये ऐसे करेंगे और ये यहाँ पे एक ऐसे होल बना देंगे ऐसे। ठीक है, ये होल बना देंगे ऐसे, और इसका मतलब इसको बोलते हैं होल बोलो या नोड, ठीक है, या होल। ठीक है, इट मीन्स 1 and 3 is excluded but all the points lies between 1 and 3 are taken। ओके, तो 1,3 ये इंटरवल को हम ऐसे डिनोट करेंगे, those x such that x belongs to real number, x belongs to set of real number and x is greater than 1 and less than 3। ओके, तो ये हमारा इंटरवल हो गया नोटेशन। ये हम रियल लाइन पे कैसे डिनोट करेंगे और ये सेट के फॉर्म में हम कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे, जो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है उसमें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसमें देखते हैं, जैसे यहाँ पे हो 1 और 3, ठीक है, 1 और 3, तो यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये एक्सक्लूजन का है ब्रैकेट यूज किया गया है और ये इंक्लूड करने का है इंक्लूजन का। ठीक है, ये एक्सक्लूड करने का है, तो इसको रियल लाइन पे कैसे डिनोट करेंगे, 0 1 2 3 ऐसे आगे जाएगा प्लस इंफिनिटी तक और इधर माइनस इंफिनिटी। ठीक है, तो अब 1 3 1 का क्या है, 1 को एक्सक्लूड करना है और 3 को इंक्लूड करना है, तो 1 पे हम क्या करेंगे, ऐसे नोड बना देंगे। ठीक है, और 3 पे हम बनाएंगे डॉट। ओके, और इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स का कलेक्शन होगा जो 1 और 3 के बीच में है इंक्लूडिंग 3। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे x जो है, ठीक है, अब हम इसको इंटरवल को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये इंटरवल होगा कलेक्शन ऑफ दोज पॉइंट x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड x is less than 1, x is greater than 1 and less or equal 3। okay? तो ये रिप्रेजेंट, अब इसको देखिए यहाँ पे क्या है, इस साइड क्लोज है, अगर जो 1 और 3 ऐसे हो, ठीक है, तो इसको रियल लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, 1 पे क्लोज है, इट मींस यहाँ डॉट होगा। ठीक है, और 3 पे ओपन इंटरवल है। ठीक है, तो 3 पे ओपन इंटरवल है यानी ये नोड हमारा बनेगा। ठीक है, या होल बनाए देंगे। ठीक है, तो इट मींस 3 को हमें एक्सक्लूड करना है और 1 इंक्लूड करना है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे, अब यहाँ पे दोनों साइड इंक्लूजन है, ये भी इंक्लूड होगा और ये भी, तो ये इसको कैसे डिनोट करेंगे। अब इसको देख लेते हैं एक उसमें सेट के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। 1 3 x such that x belong R set of real number and, अब यहाँ पे 1 के इक्वल है तो x is greater or equal 1 and less than 3, 3 के इक्वल नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे अब ये 1,3 बोथ साइड क्लोज होगा, तो ये 0 1 2 3 प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। अब 1 और 3 दोनों को इंक्लूड करना है, तो दोनों ही 1 और 3 पे डॉट होगा और इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जो 1 और 3 के बीच में सारे पॉइंट होंगे इंक्लूडिंग 1 एंड 3। ठीक है, इसमें ये पॉइंट कंसीडर करेंगे, x क्लोज इंटरवल 1 and 3, x सच दैट
x belongs R and x lies between 1 and 3 है। यहाँ इक्वल भी हो सकता है 1 और 3 के, और उनके बीच में भी x हो सकता है कोई भी नंबर। इसको कैसे रीड कर सकते हैं? इसको रीड करते हैं ओपन इंटरवल 1 3, ओपन इंटरवल 1,3, ये ओपन एट 1, ओपन इंटरवल एट 1 एंड क्लोज एट 3। ओके, तो ये होगा क्लोज इंटरवल 1 और ओपन इंटरवल 3। ठीक है, ओके। यहां पे क्या है? क्लोज इंटरवल 1,3। ओके, नेक्स्ट, और ये सेकंड लास्ट टॉपिक है हमारा इस एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन का, पावर सेट। इसके बाद एक और टॉपिक है हमारा बचता यूनिवर्सल सेट। इन दोनों को जल्दी समझते हैं। ठीक है, तो पावर सेट क्या होता है? पावर सेट होता है अगर जो कोई सेट है A1 2, ओके, तो सेट A के जितने भी सबसेट्स का कलेक्शन होगा, ठीक है, सेट A के जितने भी सबसेट्स बनेंगे, सेट A के सबसेट्स कौन कितने पॉसिबल बन सकते हैं? 5 है, सिंगलटन सेट 1 बनेगा, सिंगलटन सेट 2 बनेगा और 1,2 बनेगा। ठीक है, इतने ही पॉसिबल सबसेट्स हैं। एक एक करके एक बार एलिमेंट ले लिया, इसको बोलते हैं हम, जब सिंगल एलिमेंट बोलते हैं इसको सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट बोलते हैं। ठीक है, तो इतने पॉसिबल सबसेट्स हैं इसके। ओके, तो इन सब का कलेक्शन जो है वो होता है पावर सेट। ओके, तो पावर सेट ऑफ ए, ठीक है, पावर सेट ऑफ ए विल बी कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए। ठीक है, ऑल पॉसिबल। अब ए अगर जो ये सेट हमारा ऐसे होता 1 2 3, तो इसके पावर सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आते? 5 आता, 1 2 3, ये सारे सिंगलटन सेट्स आते। अब दो दो के कॉम्बिनेशन वाले आते, 1 2 1 3 2 3 एंड कंप्लीट सेट 1 2 3। 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 आएंगे इसमें। इसमें आएंगे हमारे 1 2 3 4 आएंगे। अब ये कितने एलिमेंट पावर सेट में होंगे इसका भी एक फॉर्मूला है। ठीक है, वो भी हम बताते हैं आपको कितने। तो ये क्या है, अगर जो ए में 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं तो उसके इतने पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं, और इन सभी पॉसिबल सबसेट्स का कलेक्शन ही हमारा होता है पावर सेट। अब किसी भी सेट के लिए कितने उसके सबसेट पॉसिबल हैं ये कैसे हम बताएंगे? अगर जो सेट में, किसी भी सेट में कोई ए सेट है और सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए अगर जो m है या कुछ भी n है, ठीक है, अगर जो नंबर ऑफ एलिमेंट सेट में n है तो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स सबसेट ऑफ ए वो होता है 2 की पावर n। ठीक है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ 2 की पावर n, अगर जो n एलिमेंट्स हैं ए में तो 2 की पावर n उसके पॉसिबल सबसेट्स होंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं 2, तो 2 की पावर 2 इट मींस 4। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पे 3 थे तो 2 की पावर 3 इट मींस 8। तो यहाँ पे काउंट करके देखिए 8 एलिमेंट्स होंगे। ऐसे ही 4 एलिमेंट्स लेंगे तो 2 की पावर 4 पॉसिबल सबसेट्स बनेंगे। ठीक है, तो ये हमारा होता है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए सेट। ठीक है, तो ये हमारा पावर सेट होता है। अब लास्ट थिंग है हमारा यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट मींस, ये आप यूनिवर्सल देख रहे हैं ना ये वर्ड, ठीक है, यूनिवर्सल मींस ये वर्ड वही है यूनिवर्स, यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स मींस सारा पूरा ब्रह्मांड जिसमें सब कुछ है। ठीक है, सारी चीजें उसमें हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं और जितने भी हमारे सोलर सिस्टम है या जितने भी मिल्की वेज या जो भी हमारी हैं आकाशगंगा या जितनी भी मिल्की वेज हैं वो सारी उसमें यूनिवर्स में है। तो यूनिवर्स मींस ऑल
पॉसिबल, ठीक है। सबसे बड़ा जो सेट होता है वो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है। लेकिन ये पर्टिकुलरली जब हम किसी भी सेट की बात कर रहे हैं, जैसे अभी हमने नंबर सिस्टम में बात की थी रियल नंबर के सेट की, तो रियल नंबर का सेट किन के लिए यूनिवर्सल सेट है? इंटीजर्स के लिए है, ठीक है, रेशनल और इरेशनल, ठीक है। तो अगर जो इसमें रेशनल और इरेशनल है तो रेशनल और इरेशनल, ठीक है। तो जो रियल नंबर का सेट है, रियल नंबर का सेट वो इनके लिए यूनिवर्सल सेट का वर्क करेगा। ऐसे ही अगर जो इंटीजर, जैसे हमने नेचुरल नंबर का सेट ले लिया, तो जितने भी इसमें इवन नंबर, जितने भी ऑड नंबर, प्राइम नंबर, वो सारे सेट इसी में होंगे। तो इवन ऑड प्राइम नंबर्स के लिए ये एक यूनिवर्सल सेट का वर्क करेगा। यूनिवर्सल सेट मीन्स जैसे हम लोग अर्थ पे रह रहे हैं, ठीक है, तो अर्थ पे जितने भी लोग रह रहे हैं, जैसे अपनी कंट्री में कुछ लोग हैं, इंडिया में हैं, ऑस्ट्रेलिया है या अदर कॉन्टिनेंट्स में हैं, तो इन सब का कलेक्शन और अदर प्लैनेट्स पे जितने भी लोग रह रहे हैं तो उन सब का कलेक्शन कहाँ जाएगा? यूनिवर्स में ही तो जाएगा। तो वो जो सबसे बड़ा सेट है वो यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। पर्टिकुलरली किसी भी, जब हम कोई भी सेट कंसीडर कर रहे हैं उसके लिए जो सबसे बड़ा सेट है उस टाइम, ठीक है, वो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट मतलब सारे एलिमेंट जितने भी सेट हम कंसीडर कर रहे हैं सेट में एलिमेंट्स, वो सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में ऑलवेज होंगे। आपको जितना भी, अब जैसे यहाँ पे जो भी चीजें हम नोट करते हैं, ठीक है, जो भी आपको कॉपी में नोट बनाने हो नोट्स, तो उसमें क्या करना है, आपको वीडियो पॉज करके कंटिन्यू जहां जहां पे भी इरेज होने से पहले नोट करते रहना है। ठीक, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये हमारा चैप्टर इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो रहा है।